चीन का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। कहा गया कि इससे कई देशों की तरक्की होगी, पर हुआ कुछ उल्टा। कुछ देशों के लिए ये विकास नहीं बल्कि एक तरह की तबाही लेकर आया। आज हम उन्हीं 5 देशों की कहानी को देखेंगे जो इस जाल में सबसे बुरी तरह फंसे। तो चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव दुनिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। इसे 21वीं सदी का सिल्क रोड कहा गया, एक ऐसा रास्ता जो देशों को तरक्की की ओर ले जाएगा। पर सवाल ये है कि क्या ये सच में एक सुनहरा मौका था या फिर एक बहुत ही चालाकी से बिछाया गया कर्ज का जाल। चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। हमारी उल्टी गिनती में 5वें नंबर पर है जिबूती। ये अफ्रीका का एक छोटा सा देश है, लेकिन इसकी लोकेशन बहुत खास है। ये एक ऐसी जगह है जहां से दुनिया का बहुत बड़ा समुद्री व्यापार गुजरता है और यही बात इसे एक बेहद ज़रूरी लॉजिस्टिक्स हब बनाती है। देखिए, कहानी बड़ी सीधी सी है। चीन से पैसा आया और उससे बने बड़े बड़े पोर्ट्स और रेलवे, लेकिन जितनी कमाई की उम्मीद थी उतनी हुई नहीं। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि जिबूती पर चीन का कर्ज वो बढ़ता ही चला गया। इतना बढ़ गया कि देश के टोटल कर्ज का 70% से ज्यादा सिर्फ चीन का था। और फिर इसी मौके का फायदा उठाकर चीन ने वहां अपना पहला ओवरसीज मिलिट्री बेस भी बना लिया। और असल में यही है तबाही का असली मतलब। जिबूती को जो कीमत चुकानी पड़ी वो सिर्फ पैसों की नहीं थी। चीन पर आर्थिक तौर पर इतना निर्भर हो जाने का मतलब था कि उसने अपनी विदेश नीति और अपनी सुरक्षा से जुड़े फैसले लेने की आज़ादी ही खो दी। अब लिस्ट में चौथे नंबर पर चलते हैं और बात करते हैं लाओस की। ये एक ऐसा देश है जिसके चारों तरफ जमीन है, मतलब कोई समुद्री किनारा नहीं है, और इसने एक बहुत ही बड़े और महंगे रेलवे प्रोजेक्ट में पैसा लगाया। तो लाओस ने चीन की मदद से एक चमचमाती हाई स्पीड रेलवे तो बना ली, पर यह प्रोजेक्ट एक सफेद हाथी बन गया जो शुरू से ही घाटे में चल रहा था। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि चीन का कर्ज विदेशी करेंसी जैसे डॉलर में चुकाना था, जो लाओस के पास थी ही नहीं। तो जब पैसा नहीं चुका पाए तो लाओस को अपनी सबसे कीमती चीजें, अपने प्राकृतिक संसाधन जैसे माइनिंग और बिजली बनाने के अधिकार चीन को देने पड़े। असल में हुआ ये कि लाओस ने अपने ही देश की आर्थिक चाबी चीन के हाथ में दे दी। सोचिए, जब एक देश के पास अपनी फाइनेंशियल पॉलिसी बनाने की ही आज़ादी ना हो तो वो अपने भविष्य के लिए फैसले कैसे ले सकता है? लगभग नामुमकिन है। तीसरे नंबर पर है मालदीव्स, एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड देश जिसकी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था टूरिज्म पर टिकी हुई है। मालदीव ने अपनी छोटी सी इकोनॉमी के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू कर दिए। देखते ही देखते चीन का कर्ज देश की कुल जीडीपी के लगभग 30% तक पहुंच गया, और इस भारी कर्ज ने देश के अंदर पॉलिटिक्स में भी आग लगा दी। देश चीन समर्थक और भारत समर्थक गुटों में बंट गया और वहां राजनीतिक अस्थिरता बहुत बढ़ गई। तो यहाँ विनाश का मतलब क्या था? इसका मतलब था कि पैसों की तंगी ने देश की संप्रभुता को हिला कर रख दिया, और यही तंगी राजनीतिक और डिप्लोमेटिक अस्थिरता की वजह बन गई। चलिए अब बात करते हैं दूसरे नंबर के देश की, पाकिस्तान, जो कई दशकों से चीन का एक बहुत करीबी पार्टनर रहा है। यहाँ की कहानी थोड़ी अलग है। पाकिस्तान ने बिजली की कमी से निपटने के लिए चीन की मदद से कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स लगाए, लेकिन इन प्लांट्स को चलाने के लिए कोयला बाहर से मंगाना पड़ता था, जिससे देश की इंपोर्ट पर निर्भरता और खर्चे दोनों बढ़ गए। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान एक बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस गया। उसे बार बार आईएमएफ से मदद मांगनी पड़ी, और तो और सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स की वजह से कई प्रोजेक्ट्स बीच में रुक गए, लेकिन उनका कर्ज सिर पर बना रहा। तो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ने पाकिस्तान को कर्ज और इंटरनेशनल मदद के एक ऐसे चक्र में फंसा दिया जिससे बाहर निकलना अब बहुत ही मुश्किल लग रहा है। और अब नंबर 1 पर श्रीलंका, जो शायद इस पूरे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जुड़े कर्ज संकट का सबसे बड़ा और सबसे दुखद उदाहरण बन चुका है। यहाँ जो हुआ वो एक पूरी की पूरी तबाही थी। एक पॉलिटिकल फैसले की वजह से हम्बनटोटा पोर्ट बनाया गया, जिससे कोई खास कमाई नहीं हुई। जब श्रीलंका कर्ज चुका नहीं पाया तो उसे ये पोर्ट 99 साल के लिए चीन को लीज पर देना पड़ा। और कहानी यही नहीं रुकी। आखिरकार देश का सारा विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो गया और 2022 में श्रीलंका दिवालिया हो गया। इस मामले की गंभीरता बस इस बात से समझी जा सकती है कि एक आर्थिक संकट ने पूरे देश की सरकार को ही गिरा दिया। तो हमने 5 अलग अलग देशों की कहानियां देखी, पर क्या इनमें कुछ कॉमन लगा? इन सभी मामलों के पीछे एक पैटर्न है,
एक तरह का फॉर्मूला है जो बार बार दोहराया जा रहा है। चलिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा बार बार हो क्यों रहा है। फॉर्मूला बहुत सिंपल है लेकिन बहुत खतरनाक है। आप एक कमजोर अर्थव्यवस्था लीजिए, उसे उसकी क्षमता से ज्यादा कर्ज दीजिए और उस पैसे को ऐसे प्रोजेक्ट्स में लगवाइए जिनसे कोई फायदा ना हो। नतीजा, एक बड़ा कर्ज का संकट। और ये फॉर्मूला हर बार काम कर जाता है, क्योंकि इसके पीछे कुछ खास वजह हैं। अक्सर प्रोजेक्ट्स मुनाफे के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक रिश्ते मजबूत करने के लिए चुने जाते हैं। कंस्ट्रक्शन का सारा काम भी चीनी कंपनियों को ही मिलता है, मतलब पैसा घूम फिर कर चीन वापस चला जाता है। कर्ज विदेशी करेंसी में दिया जाता है, जिसे चुकाने इन देशों के लिए वैसे ही मुश्किल होता है। और प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले जो स्टडीज होती हैं, उनमें हमेशा सब कुछ अच्छा दिखाया जाता है, जो हकीकत से बहुत दूर होता है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। जब हम कहते हैं कि कोई देश इस कर्ज की जाल में फंसकर नष्ट हो गया, तो इसका असल में मतलब क्या है? क्या नष्ट हुआ? ये एक तरह का सौदा है। एक तरफ इन देशों को पोर्ट्स, रेलवे, हाईवे और पावर प्लांट जैसी बड़ी बड़ी चीजें मिली जो दिखती हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने जो खोया वो शायद कहीं ज्यादा कीमती था, जैसे अपनी आर्थिक आज़ादी, देश की राजनीतिक स्थिरता और दुनिया के सामने अपनी बात रखने की स्वतंत्रता। तो जब हम विनाश की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब किसी इमारत या पुल का टूटना नहीं है। इसका मतलब है एक देश की अपनी किस्मत का फैसला खुद करने की ताकत का खत्म हो जाना। और आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। विकास तो हुआ, लेकिन उसकी कीमत क्या थी? चमचमाते एयरपोर्ट्स और हाई स्पीड ट्रेनें तो मिल गई, लेकिन क्या उसके बदले में एक देश की आज़ादी को दांव पे लगा देना सही है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर इन सभी देशों को और शायद पूरी दुनिया को बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है।